आइए समझने की कोशिश करते भाई। अभी हमने सीखा था कुछ समय पहले, जो भी सीखा हो, ठीक है। पहली बात तो आप सब लोग एसटी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए हो और अच्छी बात है, ठीक है। और अगली एसटी में ये पूर्णांक से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे, इतने जरूर आ जाएं। पूर्णांक मतलब पूर्णांक मैंने दिया है ना, पूर्णांक 86 नंबर दिया है टारगेट, ये हमारा पूर्णांक है, वो 100 नंबर अलग है, ठीक। यानी आप सबका तीसरी एसटी तक सबकी कोशिश होनी चाहिए कि 86 के निकट या 86 पार ही हो जाना चाहिए। समझ जाएंगे ना, ये आपको करना है। और अगली एसटी 30 तारीख को, फिर अगली एसटी 33 तारीख को, 33 का है तो 3 तारीख को, फिर अगली एसटी 3 3 6 7 तारीख को। इस हिसाब से आपको पेपर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर 85 86 पार होके जाना है, ठीक, ताकि बेहतर अंक का प्रदर्शन हो सके। समझ जाएंगे। आइए, कल पूरी एसटी का एक्सप्लेनेशन कल और परसों होगा, ठीक है, ध्यान रहे। देखो, हम आपको सिखाते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, रचनाएं एवं लेखक, जिनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, एक्सप्लेनेशन पूरा सुनना है ना। लिखा है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? पहली बात तो जियाउद्दीन बर्नी है। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। पेपर में पूछा जा सकता है तारीख ए फिरोज शाही किस पर लिखी है। तो तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक है, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, उस पर लिखी गई है। समझ जाओगे। अब फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश से कुछ तुम सवाल सुन लो। देखो, कहेगा फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का फाउंडर कौन है? तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत का जो है क्या है, वंश है। मैंने कल आपको सिखाया था, एक सिखाया था गुलाम, फिर सिखाया था खिलजी, फिर लिखाया था तुगलक, फिर लिखा था सैयद, फिर लिखा था लोधी। आपसे सवाल बनेगा गुलाम वंश कितने वर्ष तक चला? तो गुलाम वंश आपको पता होना चाहिए 1206 से लेकर के चला था, और ये कुल मिलाकर के 84 वर्ष तक चला। ध्यान रहे, गुलाम वंश कितने वर्ष तक शासन किया? 84 वर्ष तक। समझेंगे। उसके बाद खलजी वंश जो है, यह आपका 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और तुगलक वंश पूछा जाए, ये आपका 94 वर्षों तक क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर राज किया। समझ जाओगे। तुगलक वंश 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, ठीक है। बाकी इनको छोड़ो। तो बड़ा महत्वपूर्ण नाम आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक किस राजवंश ने राज किया? समझ जाओगे। तो आंसर आपको हो जाएगा तुगलक। कौन? तुगलक, ठीक है। उसके बाद उससे कम कौन? गुलाम। और पूछेगा सबसे कम किसने राज किया? आंसर आपको हो जाएगा खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। समझ जाओगे। कोई समस्या? आपसे पूछेगा गुलाम वंश का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक फाउंडर कौन है? आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश है। कौन? इल्तुतमिश, जिसने तुर्काने चहलगानी चलाई थी। समझ पा रहे ना? तुर्काने चहलगानी चलाई थी। तुर्काने चहलगानी को नाश किसने किया था? बलबन ने। किसने? बलबन ने। बलबन ने क्या बनवाया था? लाल महल बनवाया था। सारी बात समझ जाएंगे ना। अगला देखो, फिर तुमसे पूछेगा खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? कोई बता सकता है खिलजी वंश का फाउंडर कौन है? तो नाम है खिज्र खां। क्या नाम है? गड़बड़ ना करो। इसका फाउंडर कौन है? खिज्र खां। और तुमसे पूछेगा खिलजी वंश का जबरदस्त वाला शासक कौन है? तो जबरदस्त वाला शासक है, उसका नाम फिरोज शाह, वो क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका जबरदस्त वाला शासक है। और तुमसे ये पूछेगा इसकी व्यवस्था गजब की थी। इसने जो है, ध्यान रखना होगा आपसे, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कहेगा? ये बताओ, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाई? आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या तो ये क्या है? तो ये ऐसी व्यवस्था थी कि ये बाजार पर जो लेन देन होता उसके लिए मूल्य निर्धारित किया था। अगर मान लो गेहूं अगर 2 रुपया किलो बिकत रहा, अगर कौनो 2 रुपया 10 पैसा बेचे से, तो समझो बात को, गड़बड़ हो जाता था, उसे दंड देता था। जैसे आप डाणी मारते हैं 100 रुपये 1 किलो में, मान लो 900 ग्राम तोलते हैं, 100 ग्राम कहाँ गया? घोटाला कर गए। तो समझो, इसने इसी गजब की न्याय व्यवस्था थी कि अगर 1 किलो में 100 ग्राम आपने मारा और अगर पकड़ पाए गए, ठीक है, पकड़े पाए गए, तो दरोगा नियुक्त किए हुए था, ठीक है, जिन्हें
हम क्या कहते थे, अब छोड़ो बातें, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम गड़बड़ कर दिया तो 100 ग्राम अगर पकड़े गए तो आपके जंघा से 100 ग्राम मांस निकाल लेता था, समझ पा रहे हैं ना, और अपने कबूतर को खिलाता था, किसको, अपने पक्षी खिलाता था, बाज को, समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से सोच के देखो, अगर इतनी गजब की न्याय व्यवस्था होगी तो कौन घोटाला करेगा, समझ पा रहे हैं ना। ये व्यवस्था न्याय, बिजली क्या बोलते हो यार, बिजली नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी। फिर पूछेगा, कहेगा ये बताओ, जैसे आज देखते हो घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, और जो सिपाही होते हैं सिपाहियों को एक ड्रेस दिया जाए, ये इसकी शुरुआत किसने की, आंसर आपको होगा अलाउद्दीन खिलजी, समझ जाओगे। तो बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चलाया, गड़बड़ तो ना करोगे। अब आगे बहुत कुछ है, सब ना जान लो, ठीक है, सब पेपर हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, पेपर हो जाने के बाद तुम्हें हम ना ज़्यादा तो जो है इतिहासकार तो बना ही देंगे, ठीक है। आगे देखो, तुमसे पूछेगा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसको रोक देते हैं, आगे कहानी जानते हैं पद्मावती वाली ना। अगला आएगा तुगलक में पूछेगा, कहेगा ये बताओ तुगलक वंश का फाउंडर कौन है। तुगलक वंश का फाउंडर गया अर्थात गयासुद्दीन, क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक वंश का फाउंडर है, ठीक। फिर उसके बाद पूछेगा इसके बाद कौन बना, ठीक है, तो इसके बाद बना मोहम्मद बिन तुगलक, इनको सुनते रहना। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये बना, इसके बाद हाँ एक सवाल खिलजी ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी ये पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की विजय की थी, ठीक, दक्षिण भारत की विजय की थी, राजा बनने से सुल्तान बनने से पहले दक्षिण भारत की विजय की थी, समझ जाओगे। और फिर उसकी बात पूछेगा राजा बना तो गुजरात की पहली विजय की थी, समझ जाएंगे। गुजरात की पहली विजय करने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, समझता पा रहे हो ना, नहीं समझो बात का। आगे तुगलक वंश का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, ज्यादा कुछ ना बोलेंगे, अच्छा। उसके बाद इसका दूसरा नाम आता है, इसकी बाद शासक बनता है, उसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी कहते हैं, क्या कहते हैं, एमबीटी। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक किंतु मूर्ख, क्या, सबसे विद्वान शासक किंतु मूर्ख, क्यों, क्योंकि आज तक हमारे बाबा जी की तरह ये लगभग कोई भी योजना चलाई है तो सफल नहीं रही है, ठीक। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में 1076 एक नंबर है, इसे डायल करो, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ये चुनाव के समय खुला था, अब चुनाव है ना, चुनाव के समय खुला था, उसके पहले कि तो तुम ट्राई मार लियो, फोन में ना लागत रहा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इस पे जो है करीब करीब 10 लाख रुपए नंबर जारी करने में शुरू हुए हैं, लगे थे, सोच के देखो, ठीक है। तो कोई भी योजना लगभग चलती थी तो वह सफल नहीं होती थी, उसने 5 योजनाएं चलाई, 5 के 5 सफल नहीं, बस खाली वेदते जानू, समझ पा रहे ना, ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार से इसे विद्वान किंतु मूर्ख बादशाह कहा गया, सुल्तान कहा गया, समझ पा रहे हो ना, ये ध्यान रहे। फिर आपसे सवाल पूछेगा, ये किसी भी धर्म का के प्रति कट्टर नहीं रहा, ये हिंदुओं के भी त्योहार में भाग लेता था, ठीक है। अगर हिंदू होली मना रहे जाके होली खेलने लागत रहा, नहीं समझो बात का, पटाखा दगा रहे हैं तो थोड़ा छछूंदर दगाने लगता था, ठीक, राकेट दगाने लगता था, यानी हर एक त्योहार को बराबर मान्यता देता था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सोच के देखो, कट्टरपंथी जो इस्लामिक होते थे उन्हें कहते थे अमीर वर्ग, क्या कहते थे, अमीर वर्ग, इन लोगों को बुरा लगता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पेपर में आता है कि होली में कौन भाग लेता था, ध्यान रखना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, समझ जाओगे। अगला सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक व्यवस्था आती है, उसका नाम होता है, अगला नाम फिरोज शाह तुगलक, क्या नाम, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को हम क्या कहते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, ये समझो बात को, मोहम्मद बिन तुगलक ने युवाओं के लिए व्यापार रोजगार करने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था चलाई, तो उनका नाम खोलो ना, फिर खुल जाए, कहानी खुल जाएगी, ठीक है, उसको छोड़ो। फिरोज शाह तुगलक को जान लो कि इसने किसानों की खेत सिंचाई करने के लिए नहरों का जाल बनवाया था, क्या बनवाया था, नहरों का जाल, अर्थात सबसे ज्यादा नहरें खुदवाई। तो बताओ, पूछेगा सवाल, सबसे ज्यादा नहरें किसने खुदवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश में सबसे ज्यादा नहरें किसने खुदवाई, फिरोज शाह तुगलक ने, या ऐसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किसने खुदवाई, फिरोज शाह तुगलक ने, अच्छा। लेकिन नहरों खुदाने की शुरुआत किसने कराई दिल्ली सल्तनत में, तो गयासुद्दीन तुगलक, समझ पा रहे हैं ना। अब आपसे पूछा जाए कभी
कि नहरों के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो कलिंग से मिलते हैं। कहाँ से? कलिंग, आज के उड़ीसा के कलिंग से मिलते हैं नहरों के प्रमाण। ये बात समझ जाओगे ना? कोई समस्या? अगला सुनो। तो भैया फिरोज शाह तुगलक पर कौन है? इसका नाम है, क्या नाम है? जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, अगला सुनो। रेहला, रेहला पुस्तक के, अब कहानी ना बोलेंगे, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लग जाता है। रेहला, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता, यात्रा वृत्तांत है। इसमें क्या है? इब्न बतूता, इब्न बतूता से और सवाल क्या बने, कहे ये कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता आपका मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का? मोरक्को का। और यह इनके समय में भारत आया था। ठीक है, तो मोरक्को का रहने वाला था। इसके समय में एक नाम है, उसको ध्यान देना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक इतिहासकार थे, लेनपुन, उन्होंने कहा था जब ये मरा था तो कहा अब जनता यानी प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को उसकी प्रजा से छुट्टी मिल गई। समझ पा रहे हो ना? ठीक, यानी जनता को, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में क्या कहा था? जब मरे थे तो कहा अब जनता को यानी प्रजा को उसके सुल्तान से और सुल्तान को उसकी प्रजा से छुट्टी मिल गई। किसका कथन है? लेनपुन का है, याद रखे रहो। ठीक भैया, निचवा देख रहे होगा? अरे भैया ऊपर देखो, क्या गजब का देखते हो, समझ जाएंगे। तो इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। अगला है सियूकी। सियूकी, पहली बात तो सियूकी ये चाइनीज भाषा में नाम है। ठीक है, कहाँ का नाम है? चाइनीज भाषा में नाम है, समझ जाएंगे। और इसे, इसने सियूकी पुस्तक में भारत को येनतू कहा है। क्या कहा है? भारत को येनतू कहा है चाइनीज भाषा में। और ये चाइना का रहने वाला था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, समझ जाएंगे। द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर किसे कहा जाता है? हुएनसांग को, समझ जाओगे। अब ज्यादा कुछ नहीं। नेचुरल हिस्ट्री रचना किसकी है? प्लिनी की है। किसकी? प्लिनी की। आगे इसका है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस कौन था? तो मुद्रा राक्षस किसका? धनानंद का अमात्य था। क्या था? धनानंद का अमात्य था। जिस प्रकार से चाणक्य कोई भी चाल चलते तैसे वो समझ जाता था चाणक्य की अगली चाल क्या होगी। समझ पा रहे हो बात क्या? चाणक्य की अगली चाल क्या होगी ये समझ जाता था। इस प्रकार से इसे नंद वंश का चाणक्य भी कहते हैं। किसे? कहा गया? मुद्रा राक्षस को, ध्यान रहे। अगला देखो, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कश्मीर की इतिहास जानकारी कहाँ से मिलेगी? राजतरंगिणी से। कहाँ से? राजतरंगिणी से, वो भी 1151 ईस्वी तक का, अर्थात राजा जय सिंह के समय तक की। समझ जाएंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण राजवंश है, उत्पल, कारकोट और लोहार राजवंश। ठीक, आपसे पूछेगा मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? तो मार्तंड मंदिर कहाँ है? ये आपका जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखोगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगला नाम है कथा सरित सागर सोमदेव की है। कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन है। बुद्ध चरित ये जो है अश्वघोष की रचना है। अगला है, इनको ध्यान रखना होगा, रघुवंशम कुमार संभवम ये कालिदास के क्या है? महाकाव्य है। कालिदास के महाकाव्य में कौन कौन? कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम मतलब शंकर जी के पूरे परिवार की कहानी है। ठीक है, कार्तिकेय और गणेश, समझ जाओगे। और रघुवंशम ये राजा रघु अर्थात श्री रामचंद्र के रघुवंशों की जानकारी पूरी मिलती है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 2 ठे नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालिकाग्नि मित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र, इसमें शुंग शासक मालविका, शुंग प्रेमिका मालविका और शासक अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी प्रेम कहानी है, अर्थात ये दोनों नाटक हैं। नाटक हैं किसके? कालिदास के। ऋतु संहारम और मेघदूत ये खंड काव्य हैं। ऋतु संहारम का मतलब ऋतुओं के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। और मेघदूत, मेघदूत का मतलब समझो ये क्या है? ये एक प्रकार से प्रेम प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस समय कालिदास जो अपने, जैसे आज कोई मैसेज भेजने का माध्यम क्या है? मैसेज है, ईमेल है। उस समय कोई भी अगर कहीं पर भी पत्र भेजना होता था तो कालिदास बादलों के माध्यम से भेजते थे। काहे के माध्यम से? समझ पा रहे हैं? यानी अपने मैसेज को पहुंचाने का माध्यम किसे कहा गया? बादलों कहा गया। समझ में आई बात? तो सोच के देखो, अगर यह रिसर्च उस समय हो जाती तो हमारा भारत यानी नहीं पूरी दुनिया जो आज मैसेज भेजते, यह मैसेज कभी मिल गया होता। नहीं समझ पाओ?
सब मैसेजवा कहाँ भेजते हो, कहाँ चलते हैं, बदले तो चलते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल में कहाँ तरंगे आती हैं, आयन मंडल तो आती हैं। आयन मंडल कहाँ है, बादल वह पार है, नहीं का बादल वगैरह कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडलों को पार करके आते हैं। सोच के देखो अगर रिसर्च हो जाती तो कालिदास ने गलत नहीं कहा, समझ जाएंगे। किसकी पुस्तकें हैं, कालिदास की, किसकी, कालिदास। कालिदास के विषय में एक कहानी वर्णित है, आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कहानी वर्णित है। भैया सो रहे हो यार, तुम सो गए हो, ठीक है। देखो कालिदास के विषय की बात है तो कालिदास के विषय में जैसे कहा गया था, ये कालिदास के विषय की बात है, ये कहा गया था कि जो कालिदास है बड़े मूर्ख थे, ठीक है। इसके बाद जैसे एक समय इनकी पत्नी का नाम कोई बता सकता है, इनकी पत्नी का नाम थोड़ा सुन लेना, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था, क्या था, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। और वो अपनी शादी के लिए स्वयंवर व्यवस्थित कराई थी। स्वयंवर में हर बड़े बड़े विद्वान राजा एक से एक गजब गजब के आए। सबसे केवल शर्त ये थी कि संकेतों में ही उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। वो संकेत के माध्यम से सवाल करेंगे, संकेत के माध्यम से तुम्हें उत्तर देना होगा, ये शर्त थी। कोई भी राजा उत्तर न दे पाया, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए धरती वीरों से खाली नहीं है। उनके जो लोग थे वो निकले बाहर, चलो अच्छा आप ढूंढते दूसरा कोई राजकुमार, शायद कोई कॉमन व्यक्ति मिल जाए, समझ जाएंगे। तो जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते क्या हुआ, जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते एक मनई देखा। मनई कहे तो आदमी, ठीक है। देखा कि वह जौनी डंडिया पर बैठा उसे डंडिया काट रहा है, तो सोचा ये इससे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है, ठीक है। तो उसको ले जाया गया कहाँ पर, दरबार में। और दरबार में जब ले जाया गया तो विद्योत्मा का प्रश्न था, ऐसे किया, ऐसे का मतलब क्या होता है, ठीक है। विद्योत्मा ने ऐसे किया तो मतलब कालिदास समझ गए कि हमें लगता है हमें थप्पड़ हुआ रही मारने के लिए, ठीक। तो उन्होंने घूसा बना दिया, ठीक है, समझ पाए, घूसा बना दिया। तो विद्योत्मा समझ गई, क्योंकि विद्योत्मा का अर्थ क्या था, यहाँ पर विद्योत्मा का अर्थ था कि ये 5 क्या होती हैं, ठीक है। और उन्होंने घूसा हुआया तो समझ गए कि हमें लगता है शायद ये कह रहा है कि 5 इंद्रियां होती हैं और 5 के पांचों एक मनई के कंट्रोल में रहती हैं, समझ पा रहे हैं। तो सोच के देखो, इसे कहते हैं किस्मत, क्या कहते हैं, किस्मत। नहीं राजे वाजे काम करते, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा ना कुछ और था, समझना कुछ और था। जहाँ ऐसी बात रहती है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार की समावेश होता है, ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। यानी कहा कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होती है, ठीक है। तो आप बात समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पर काम चल गया। लेकिन जब बाद में विद्योत्मा को पता चलता है कि सुराई तो मूर्ख है, ठीक है, तो इनको जो है लात मारा, और लात मारने के लिए कहा पहले तुम विद्वान बन करके आइए बेटा, ठीक है। तब कालिदास गुस्सा हो गया, सूरज चलो ठीक है विद्वान बन ही जाएंगे, ठीक है। और जाके जंगलों में इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इतना रिसर्च किया कि आप समझ सकते हो विद्वान बन गया। और जब लौट करके आता है तो दरवाजे पहुंचता है, आवाज देता है, विद्योत्मा समझ जाती है किसी विद्वान की आवाज, किसी मूर्ख की नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से कालिदास ने किसे अपना गुरु माना, अपनी पत्नी अर्थात विद्योत्मा को अपना गुरु माना। और इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे, समझ जाएंगे। और आप क्या क्या कर सकते हैं आप खुद समझ सकते हैं। ये थे कालिदास, समझ जाएंगे ना। अगला देखो, सूर्य सिद्धांत किसकी है, आर्यभट्टा की है। और भारत का पहला सैटेलाइट कौन था, आर्यभट्ट, 1975। अगला है लीलावती, पुस्तक किस पर आधारित है, ये गणित पर आधारित है। किस पर, गणित पर। किसकी पुस्तक है, भास्कर की है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। आओ हिंदी में, ये पेपर में पूछेगा ये अष्टाध्यायी है क्या, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है, अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। और ये लेखक कौन है, इसके है पाणिनि। और इसी प्रकार से हिंदी का व्याकरण पहली बार किसने लिखा, ध्यान रहे, हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा, उसका नाम है जेसुआ केटलर। क्या नाम है, जेसुआ केटलर। लेकिन हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किसने लिखा, समझ पा रहे हैं, किसने लिखा, तो उसका नाम है जेसुआ केटलर। लेकिन आपको ध्यान रहे, हिंदी को व्यवस्थित स्वरूप किसने दिया, तो आंसर आपको होना चाहिए, उनका नाम था किशोरी दास वाजपेयी। क्या नाम था, किशोरी दास वाजपेयी। इस प्रकार से किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी के पाणिनि किसे कहते हैं, किशोरी दास वाजपेयी को। आपसे सवाल पूछेगा, हिंदी का पंजाब में प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, श्रद्धा लाल फुलौरी। क्या नाम है, श्रद्धा लाल
फ्लोरी, ध्यान रखेंगे, फ्लोरी नाम याद रखो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अगला देखो, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, इसका मतलब होता है माटी की गाड़ी। ठीक है, और इस पे हम बताएंगे, प्रेम कहानी बहुत गजब की है। अगला सुनो, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, और जयदेव मैंने बताया था वही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी नामक गधा जो था, लक्ष्मणवती को लूट लिया था और वहां के शासक लक्ष्मण सेन को भगा दिया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन भाग गए थे, समझ जाएंगे। उन्हीं के राज दरबार में रहते थे कौन? जयदेव। कौन? जयदेव। और जयदेव ने रचना लिखी गीत गोविंद। क्या लिखा? गीत गोविंद। ठीक, अगला, अमुक्त माल्यद, ये कृष्णदेव राय की है। यहां सवाल क्या आएगा? कहेगा ये बताओ बाबर ने भारत के एकमात्र किस शासक का वर्णन अपनी पुस्तक यानी आत्मकथा बाबरनामा में किया है? तो उसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। किसका वर्णन? कृष्णदेव राय। समझ जाएंगे ना। कृष्णदेव राय एक बड़ा प्रचंड शासक भी था और बड़ा प्रचंड ही क्या था? एक कवि भी था, बहुत कुछ था। तो उसने अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अमुक्त माल्यद। समझ जाओगे। कृष्णदेव राय कहाँ का शासक था? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। कौन? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? हरिहर एवं बुक्का नाम के द्विमनई ने की है। किसने? हरिहर एवं बुक्का नाम के द्विमनई ने की है। समझ जाओगे, ध्यान रखना होगा। फिर तुमसे पूछेगा ये बताओ विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो नाम याद रखना, उसका नाम है कृष्णा नदी। समझ जाओगे। एक है हैदराबाद, वर्तमान में कर्नाटक में, उससे एक समीप में हैदराबाद जान लो। हैदराबाद जो है पूछता है किस नदी के तट पर है? आंसर होगा मौसी नदी के तट पर। मौसी नहीं, मूसी, ध्यान रखना। क्या होगा? मूसी नदी, एक मौसी नदी न कर दो। अच्छा, तो मूसी नदी के तट पर कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद का फाउंडर कौन है? हमने आपको बताया था, आप बताएंगे। अगला है तुजु के बाबरी, ये बाबर की पुस्तक का नाम है, बाबर की आत्मकथा है। सवाल पूछेगा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? उसका आंसर होगा तुर्की भाषा में। कौन सी? तुर्की भाषा में। और कभी कभी पूछता है कि बताइए तुर्की भाषा में लिखी है, मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी। क्या थी? बोलने वाली भाषा तुर्की थी, लेकिन वो आधिकारिक भाषा फारसी थी। समझ जाओगे, कोई समस्या? ये पूछेगा बाबर, ये बाबर भारत में आया कब? तो सोचो, दिल्ली सल्तनत का अंत किया किसने? बाबर ने। कब? 1526 में। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा? तेजी से बोला करो। कौन? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1556 में। मैंने आपको बताया पानीपत नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा के करनाल में। कौन नाल में? करनाल। करनाल, करनाल, कौन नाल? करनाल। क्या हुआ? ऐसा का? अच्छा, पानीपत। पानीपत कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, तो करनाल में कौन है? तराइन है। तराइन नामक स्थान कहाँ है? करनाल में। अच्छा, तो दूसरा है, ध्यान रखेंगे। तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें किसको हराया था? तो बाबर ने किसको हराया था? तो उसमें लोदी वंश का शासक, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। और रण क्षेत्र में मारे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इब्राहिम लोदी। गड़बड़ तो ना करोगे। ठीक, उसके बाद 1527 में युद्ध लड़ा। ठीक है, 1528 में लड़ा, 1530 में बेचारा मर गया। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी कहानियां हैं, इनको रोको, अब इन पे अभी न बात करेंगे। अच्छा, आगे देखो, इस पे बात ना करेंगे। अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। ठीक है, इनके यहाँ भी नौरत्न रहते थे। अकबरनामा किस प्रकार के बेवकूफ़ थे, इनको मैं सिखाऊंगा आपको, इतिहास में रिसर्च करके तुम्हें बताऊंगा, अभी चल रही है। ठीक है, अगला हुमायूंनामा, इनकी पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं की पत्नी, वो क्या था? हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी। कौन? गुलबदन बेगम। ध्यान रखेंगे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और अब ध्यान देना, अगला लिखा है क्या लिखा? हंगरी स्टोन। कौन? हंगरी स्टोन। हंगरी मतलब भूखा पत्थर ना। हंगरी स्टोन, चंडालिका और विसर्जन, ये रचनाएं किसकी हैं? ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं। इनकी एक पुस्तक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि में क्या वर्णित है? जनगण मन, है ना। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमर सोनार बांग्ला। ध्यान रखे रहेंगे। अगला, युवा भारत, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ये महात्मा गांधी हैं। ध्यान रखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
ये आपको हम कहानी बताएंगे बहुत जल्द। केसरी मराठा गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की हैं। केसरी से सवाल पूछेगा किस भाषा में? केसरी आपकी मराठी में। कहाँ पर? मराठी भाषा में। किसमें? मराठी। और मराठा आपका इंग्लिश में कौन सी भाषा? इंग्लिश में है, ध्यान रखेंगे। गीता रहस्य मैंने बताया था इन्हें कहाँ बंद किया गया था? मांडले जेल में। कहाँ पर? मांडले जेल। मांडले जेल वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार में। समझ जाएंगे। म्यांमार के मांडले जेल में बंद किया गया था, जहां पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? गीता रहस्य। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। हाँ, गीता रहस्य। गीता रहस्य किस भाषा में? पता नहीं, ये तो नहीं पता भाई। हाँ, केसरी काहे में है? केसरी आपकी मराठी में है और मराठा आपकी अंग्रेजी में है। समझ जाएंगे। इनको आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आगे की जानकारी कल दी जाएगी। ठीक है। और आपको उम्मीद करते बेहतर रूप से ये समझ में आया होगा। आई कि नहीं आई? पूरी कहानी ध्यान दे लो। ठीक, बहुत ज़रूरत की है। अच्छा, और आप सबके अंक संतोषजनक हैं, लेकिन अगली वाली एसटी में बेहतर प्रदर्शन होने चाहिए। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? 74 है ना? 74 अधिकतम रहा। अगली बार ये करीब करीब 84 होना चाहिए। ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हम कहते हैं 70 के अगल बगल जरूर होने चाहिए। ठीक, ध्यान रहे। और अगली एसटी अगले दिन। ठीक है जी भैया। हाँ, अभी एसटी ग्रुप पे पड़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। और आप डेली आते रहिए। आप वीडियो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी भी वनडे परीक्षा से जुड़े हुए एग्ज़ाम कोई भी हैं, तो इसके लिए आप बेहतर तैयारी के लिए, अर्थात अपने बेहतर स्वर्णिम भविष्य के लिए आप फ्यूचर में एक बार ज़रूर आएँ। धन्यवाद।